हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स पार्ट हैं, किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था एंड किडनी की फंक्शनल यूनिट के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, दैट इज नेफ्रॉन। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th आईसीएससी। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के लेक्चर में हम लोग यूरिन के प्रोडक्शन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन क्या है किडनी का? ब्लड को प्यूरिफाई करना, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, उसको यूरिन के फॉर्म में या यूरिन के थ्रू बाहर करना। तो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उनको स्टडी करेंगे। तो द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन अकर्स इन 3 मेजर स्टेप्स। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट है रीएब्सॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। पहले हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर कंटेंट को रीड करेंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्योंकि हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अपर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कप लाइक शेप, इट इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल। इसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। इसमें जो यहाँ पे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्लोज है ना, क्लोज एंड है, तो यहाँ पे आपका बहुत ही थिन लेयर प्रेजेंट होती है। उसके बीच से जो भी फिल्ट्रेट होता है वो पास ऑन हो जाता है इस कैप्सूल में। आफ्टर बोमेंस कैप्सूल कॉइल्ड ट्यूब है और बोमेन कैप्सूल के पास है। अब हम ओपन फॉर्म में बना रहे हैं, इसको कॉइल्ड फॉर्म में नहीं बना रहे हैं, इस तरह से कर्व फॉर्म में बना रहे हैं। वैसे ये पूरी तरह से कॉइल्ड होता है। ये आपका पास में है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इज नोन एज proximal convoluted tubule. After that, loop of Henle, which extend up to the medulla region, and again loop of Henle continue with the another convoluted tubule. इसी के another part है इसी tubule का, जो कि दूर पे है बोमेन कैप्सूल से, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, distal convoluted tubule। ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एंड ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल किसको कनेक्ट करेगा? कलेक्टिंग डक्ट को। ये स्ट्रक्चर में स्टडी किया था। बहुत सारी आपके कलेक्टिंग डक्ट पे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बहुत सारी नेफ्रॉन की कनेक्ट होते हैं और यूरिन इसमें ट्रांसफर होती है। तो जो ब्लड वेसल वोमेन्स कैप्सूल तक ब्लड को लेके आ रही है, आर्टरी लेके आती है, उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। और इसका जो ल्यूमेन होता है, ये जो डायमीटर है, ये आपका वाइड होता है। इसके बाद कैपिलरी के नेटवर्क में ब्रांचिंग हो जाती है। यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क होता है, इट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। एंड ग्लोमेरुलस, दिस ग्लोमेरुलस along with this Bowman's capsule, it is known as Malpighian body या Malpighian capsule। Bowman's capsule इसको क्या बोलते हैं? Malpighian body capsule या Malpighian capsule। तो अब ये जब बाहर एग्जिट करेगी तब भी ये आर्टेरियोल होगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ट्रांसफर होकर जा रहा है। बस कैपिलरी में आया था, इसका बहुत सारा पार्ट फिल्टर होकर नीचे आ जाता है। अब ये जब बाहर निकल रही है तो क्योंकि एग्जिट कर रही है, इसको हम लोग बोलेंगे इफरेंट एग्जिट, और एंटरिंग वाली को बोलते थे एफरेंट। एफरेंट वाले का ल्यूमेन आपका क्या है? देखिए वाइड है, लेकिन इफरेंट वाले का नैरो है। ये नैरो है, नैरो है ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब अंदर की जो स्पेस है, ल्यूमेन जहां पे ब्लड फ्लो कर रहा है, इससे अगर ये वेसल है तो ब्लड इसी स्पेस में तो फ्लो करेगा, तो वो एम्प्टी स्पेस को हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। दिस इज नोन एज ल्यूमेन। अब जिसकी वजह से ये जो आपका डायमीटर में डिफरेंस है, इसकी वजह से सेंटर पे एक तो कैपिलरी वैसे भी नैरो होती है, कैपिलरी नैरो होंगी, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जो एफरेंट आर्टीरियोल है वो आपकी वाइड है, जो जाने वाला रास्ता है वो आपका नैरो है, तो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं अल्ट्रा वर्ड को यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब बहुत सारा कंटेंट, क्योंकि कैपिलरी भी सिंगल वॉल की होती है, तो ब्लड का बहुत सारा कंपोजिशन बाहर आ जाएगा, जो ब्लूमेंस कैप्सूल की इस लेयर को, तो यहाँ पे मैंने मेश लाइक बनाई, इस लेयर को क्रॉस करके कहाँ पे एंटर कर जाएगा? वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। ये जो कंटेंट है ये इस ट्यूब के अंदर आ गया। अब इस कंटेंट में सिर्फ वेस्ट नहीं है, यूजफुल प्रोडक्ट भी है। ये जो वेस्ट है इसके साथ साथ यूजफुल सब्सटेंस भी है, प्लाज्मा के आपके एसेंशियल कंपोनेंट्स भी हैं, यूजफुल बोल सकते हैं या फिर प्लाज्मा के
एसेंशियल कंपोनेंट्स भी हैं, लाइक इसमें अमीनो एसिड्स भी हैं, साथ ही साथ ग्लूकोज भी है और कुछ अदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं जो प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होके इस वुमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट में आ गए। तो इस फिल्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, क्योंकि ये नीचे आ गया ना वुमेन्स कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस से आया है। दिस फिल्ट्रेट इज नोन एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में ये प्लाज्मा के एसेंशियल कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, कुछ प्रोटीन्स। तो इनको रीअब्सॉर्ब होना पड़ेगा, और रीअब्सॉर्ब कहाँ पे होंगे, क्योंकि वो ब्लड से ही निकले तो ब्लड में ही रीअब्सॉर्ब होंगे। तो ये जो ब्लड वेसल आगे कंटिन्यू हुई है एफरेंट वाली, इसकी फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है ट्यूब के कैपिलरी के फॉर्म में। फर्दर ब्रांचिंग हो गई चारों तरफ, ये ट्यूब के चारों तरफ फर्दर ब्रांचिंग हो जाएगी कैपिलरी नेटवर्क की। और जो लूप ऑफ हेनले के पास होती है उसको हम लोग वासा रेक्टा बोलते हैं, वासा रेक्टा। फिर यहाँ पे भी ये फर्दर कैपिलरी के फॉर्म में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों होगा, मैंने पूरा रेड से ड्रॉ कर दिया। तो सेकेंड स्टेप में क्या था, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन। तो क्या रीएब्जॉर्प्शन एसेंशियल कंपोनेंट्स का होगा कि सिर्फ वेस्ट का भी होगा, कि एसेंशियल का होगा, कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा? तो यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन है सिर्फ एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा का ही होगा, वेस्ट कंपोनेंट्स का नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। आई होप समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से। जो आपका कंपोनेंट आगे जा रहा था, दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं इसको, वहां से ये जो पीसीटी था, साथ ही साथ पीसीटी के बाद ये लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले तक यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है उन कंपोनेंट्स का जो पास ऑन हो गए थे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में, बट वो एसेंशियल कंपोनेंट हैं प्लाज्मा के। अगर एक्सेस में होंगे तो वो रीएब्जॉर्ब नहीं, सपोज एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड है तो वो रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे। जो लेकिन आपका ब्लड का कंपोजिशन है वो मेंटेन रहे और उसकी वजह से कोई कंपोनेंट बाहर आ जाता है तो अब रीअब्सॉर्प्शन होगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, सेलेक्टिव चीजों का ही रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। लास्ट स्टेप में क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूब किसकी बात हो रही है, नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट की हो रही है यहाँ पे, डीसीटी की। ट्यूब की वॉल खुद आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके प्रेजेंट है ट्यूब की वॉल्स की सेल में, वो खुद सिक्रीट कर रहे हैं उस पासिंग जो कंपोनेंट आगे पास ऑन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक, ये जो ट्यूब की वॉल है, ये ग्रीन कलर से, ये ट्यूब की जो वॉल है खुद कंपोनेंट्स को सिक्रीट कर रही है इस गोइंग फ्लूइड में जो आपका आगे पास ऑन हो रहा है, तब जाके यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें फ्लूइड में। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूब की वॉल इटसेल्फ इज सिक्रेटिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस। सपोज कोई मेडिसिन ली और वो मेडिसिन आपका काम भी हो गया, मेडिसिन को डिटॉक्सिफाई करना है, तो इसकी डायरेक्टली इसकी ट्यूब की सेल्स के पास आ गया, इस डायरेक्टली इस ट्यूब की सेल्स के पास है। अब वो वेट नहीं करती, डायरेक्टली यहां से ही कंपोनेंट डीसीटी से ही इस फ्लूइड में आ जाता है जो पास ऑन हो रहा होता है आगे, और ये यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप तीनों स्टेप समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं तीनों स्टेप्स को। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं, कैपिलरी की वॉल से फिल्टर होती है चीजें, लेकिन जहां पे जो लेके आ रही थी आर्टरी, उसका जो लिमेन था वो वाइड था और जो जा रही थी उसका नैरो था। इस डायग्राम से देखिएगा, एफरेंट आर्टीरियोल आपकी वाइड ल्यूमेन था। वाइड ल्यूमेन का मतलब क्या है, जो डायमीटर है जहां पे ब्लड है वो जो फ्लो कर रहा है स्पेस, उसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। वाइड ल्यूमेन है, जो एग्जिट कर रही है इसका नैरो ल्यूमेन है। और कैपिलरी वैसे भी नैरो होती है, और ये जो अनइक्वल डायमीटर की वजह से हुआ है यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप इस ग्लोमेरुलस में, तो वो फिल्ट्रेशन की वजह से जितना भी कंपोनेंट है वो देखिए नीचे आ गया, एरो बने हुए, नीचे एरो बने हुए इस तरह से 1 2 3, तो ये फिल्ट्रेट नीचे आ गया है क्योंकि ग्लोमेरुलस से आया है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और ये अंडर हाई प्रेशर था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं, आपको यही आंसर लिखना है, बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डायमीटर ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल एंड इफरेंट, एफरेंट एंटरिंग वाली, इफरेंट बाहर जो लेके जाए, और दोनों ही आर्टरी होंगी क्योंकि ऑक्सीनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट। अभी यहाँ से एक्सचेंज नहीं हुआ है, बस फिल्ट्रेशन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, फिल्ट्रेशन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्योंकि अंडर हाई प्रेशर में हुआ है। नेक्स्ट स्टेप इज रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो ये फिल्ट्रेट आया है, दूसरे कलर से हाईलाइट करते, ये जो यहाँ पे फिल्ट्रेट प्रेजेंट है,
इस फिल्ट्रेट में एसेंशियल कंपोनेंट भी प्लाज्मा के आ गए, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, कुछ प्रोटीन्स हैं, तो उनको रीअब्सॉर्ब करना होगा, लेकिन वेस्ट का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है। जो यूरिया है वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगी, नाइट्रोजनस वेस्ट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। एंड थर्ड स्टेप में क्या दिया गया है, सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होगा, जो ट्यूब की वॉल है खुद ही सिक्रीट कर रही होगी, तो जो लास्ट पार्ट है ट्यूब का, वहां पे जो डीसीटी है उसकी वॉल ही सिक्रीट करती है अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। इफ इट इज प्रेजेंट then it is known as tubular secretion. See here, tubular secretion and reabsorption को ये देखिए एरो देखिएगा बी एंड सी में, ये बी और सी, एक जो ये आपकी ट्यूब है, ट्यूब की वॉल से कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, कैपिलरीज में। क्या लिखा है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी ट्यूबुलर मतलब ट्यूबुलर की पेरीफेरी पे जो कैपिलरीज प्रेजेंट है, और कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है, तो चीजें जो एक्स्ट्रा पास ऑन हो गई थी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में वो रीअब्सॉर्ब हो रही है, तो एरो आपके कैपिलरी के साइड को दिखाए गए, टूवर्ड्स द कैपिलरी है। लेकिन सी वाले में कैसे एरो दिए गए हैं, टूवर्ड्स द ट्यूब दिखाया गया ये, दैट मीन्स ट्यूब में खुद सिक्रीशन हो रहा है, ब्लड डायरेक्टली कुछ रह गया होगा। तो जो आपका ये डीसीटी वाला पार्ट है, सपोज ये डीसीटी वाला पार्ट है और ये किससे कनेक्ट हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट से, तो इस डीसीटी के भी तो चारों तरफ वेसल्स प्रेजेंट होंगी। मैं ब्लैक कलर से वेसल्स को दिखा रही, कैपिलरी। अब डायरेक्टली कैपिलरी से ये वॉल पर तक आया कंपोनेंट, और वॉल से सिक्रीट होके जो ये कंटेंट पास हो रहा था आगे उसमें सिक्रीट हो गया, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में चला गया। तो ट्यूब की वॉल ने ही सिक्रीट किया है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। आई होप तीनों स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब हम कंटेंट को रीड कर लेते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन के। सी सेलेना पब्लिकेशन की बुक का कंटेंट है, द ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर। ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, विच इज मच ग्रेटर देन द कैपिलरी एल्सवेयर। कैपिलरी में हर जगह प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन ग्लोमेरुलस, व्हाट इज ग्लोमेरुलस, दिस पार्ट, ये ग्लोमेरुलस हो गया पूरा अपर पार्ट, ये पूरा ग्लोमेरुलस है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, जहां पे अदर जो कैपिलरीज प्रेजेंट है पूरी बॉडी में। ये रीजन क्या है इसका, ये लिखिए, क्लियरली मेंशन है रीजन। तो रीजन पूछा जाता है क्वेश्चन में, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें फर्स्ट एक इसमें से एक क्वेश्चन रीजन में भी पूछा जा चुका है वो कई बार। तो द रीजन फॉर दिस ग्रेटर प्रेशर, इस ग्रेटर प्रेशर का रीजन क्या है, एग्जैक्टली यही लाइन लिखनी है आपको, इज दैट एफरेंट आउटगोइंग आर्टेरियोल इज नैरोअर। जो बाहर निकल रही थी वो नैरो थी देन द एफरेंट आर्टेरियोल, जो एंटर कर रही थी आर्टेरियोल। दिस हाई प्रेशर, जिसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे हैं, क्योंकि जो आ रहा था वो ज्यादा आ रहा था। जैसे मंदिर की लाइन में हमने बोला था एक एग्जाम्पल, मंदिर में बहुत साइड से आपके लोग आ रहे हैं, लेकिन जहां पे मंदिर में, जहां पे उनको पैर जोड़ने, हाथ जोड़ने, वहां पे लोग रुके रहते थोड़ी देर, प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन जाने वाली लाइन एक सीधी होती है, तो जाने वाला रास्ता कम है और आ चारों तरफ से रहे हैं, तो प्रेशर बीच में ज्यादा हो जाता है, धक्का मुक्की, कोई चीज चढ़ा रहा हो प्रसाद तो किसी के ऊपर चढ़ जाता है, तो यहाँ पे भी आपका प्रेशर इसी वजह से हाई हो जाता है। और क्योंकि ब्लड में भाई पानी है, प्लाज्मा में मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो वाटर है, तो हाइड्रोस्टैटिक इसको प्रेशर बोल दिया। कॉसेस लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड तो फिल्टर आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, लिक्विड पार्ट ये ग्लोमेरुलस से बाहर आया और फिर ग्लोमेरुलस से बाहर आके वोमेल्स के कैप्सूल के या ट्यूब के अंदर एंटर कर गया इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। ये रीनल ट्यूब्यूल था, ये पूरा नीचे वाला रीनल ट्यूब्यूल में यहाँ पे एंटर कर गया। नेक्स्ट पॉइंट, दिस फिल्ट्रेशन अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स के अंदर फिल्ट्रेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड पार्ट, यहाँ पे देखिए लिखा है ऑल द लिक्विड पार्ट, जितनी देर, जैसे कूलर में अगर आपने कभी पानी भरा हो तो पाइप में हल्का सा कहीं पे छेद हो, तो ऐसा तो नहीं होता है बीच में छेद हो गया या बीच में कट लगा है तो कूलर तक पानी नहीं जाता है। प्रेशर पे डिपेंड करता है, कूलर तक तो पानी जाता है लेकिन कुछ वेस्टेज भी होती है। सपोज ये आपका कूलर है, इस कूलर में ये पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे टैप है, ठीक, टैप से ये पाइप कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कट लगा, तो यहाँ से पानी तो रिलीज होता है एक्स्ट्रा, लेकिन पानी आगे भी जाता है, तो ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा होता है, जिसमें से बहुत सारा पार्ट आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में भी आ जाता है, लेकिन आगे ब्लड पास हो गया। तो ऑल द लिक्विड पार्ट, जितना भी लिक्विड पार्ट बाहर निकला है ग्लोमेरुलस से, पार्ट ऑफ द ब्लड, एक सेकेंड, ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा
along with the most of its organic inorganic substance। प्लाज्मा के बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट भी आ जाता है, इनऑर्गेनिक पार्ट भी आ जाता है, और यूरिया प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है। तो यूरिया तो वेस्ट है, उसको फिल्टर आउट करना, लेकिन यूरिया के साथ साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एक्सेट्रा, मतलब प्रोटीन्स, ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ प्रेजेंट होंगे। तो यूरिया प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, अमीनो एसिड और कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, लेकिन हमारा फोकस किस पे था? ओनली ऑन नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड, अगर एक्सेस में होंगे। और यहाँ पे कोई भी सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन नहीं होता है, सारा कुछ वो प्रेशर में बाहर आ जाता है, कम्स आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड पासेस इनटू द फनल शेप कैविटी ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस की जो कैप्सूल की जो फनल शेप कैविटी थी, सारा का सारा फिल्टर होके इसमें एंटर कर जाता है। द फ्लूइड एंटरिंग द रीनल ट्यूब्यूल, ये फ्लूइड जो रीनल ट्यूब में एंटर कर गया है ग्लोमेरुलस से, इसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। वो जो ग्लोमेरुलस में से आपका बोमेंस कैप्सूल में एंटर किया है। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ, उसमें अब क्या क्या चीजें होती हैं? एसेंशियल कंपोनेंट भी है और वेस्ट प्रोडक्ट भी है, वाटर भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि यूरिन में वाटर के ही थ्रू ही तो सारा वेस्ट बाहर होता है। अब वो बात अलग है कि वाटर की कमी अगर आपकी बॉडी में वाटर की स्कैर्सिटी है बॉडी में, तो उस केस में वाटर रीअब्सॉर्ब ज्यादा से ज्यादा होगा और यूरिन कंसेंट्रेटेड होगी, लेकिन वाटर अगर सफिशिएंट अमाउंट में है या एक्सेस अमाउंट में है तो यूरिन आपकी डाइल्यूट होती है। तो द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ वाटर, वाटर प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है, सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। भाई ग्लूकोज क्यों प्रेजेंट है? अगर एक्सेस में है या डायबिटीज है तभी होना चाहिए। एंड अदर प्लाज्मा सॉल्यूट्स, जो प्लाज्मा में अदर अमीनो एसिड है, प्रोटीन्स है, वो सारा कुछ प्रेजेंट होता है। द थिकर पार्ट ऑफ द ब्लड इज लेफ्ट बिहाइंड। अब जो थिक पार्ट होगा, जो आरबीसीज है, प्लेटलेट्स है, वो थोड़ी ना पास ऑन होके कैपिलरी से आ जाएंगे इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। जैसे चाय छानते हो, जब जो लिक्विड पार्ट होता है चाय के छानते के टाइम, तो वही तो नीचे आता है, बाकी सॉलिड पार्ट तो ऊपर रह जाता। तो जो थिकर पार्ट होगा वो क्या ग्लोमेरुलस से नीचे आ पाएगा? बोमेंस कैप्सूल पे नहीं आ पाएगा। थिकर पार्ट तो ऊपर ही रह जाएगा, एफरेंट आर्टेरियल में पास ऑन हो जाएगा। तो द थिकर पार्ट ऑफ द ब्लड इज लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोमेरुलस, थिकर पार्ट पीछे ही रह जाता है, सिर्फ लिक्विड पार्ट, डाइल्यूट पार्ट ही आगे आता है। नॉट डाइल्यूट, जो आपका थोड़ा सा जिसकी विस्कोसिटी कम होती है। द थिकर पार्ट ऑफ द ब्लड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर फिल्ट्रेशन, नेमली टू काइंड्स ऑफ कार्पसेस, प्रोटीन्स, आरबीसीज होंगी वहां पे और प्लेटलेट्स होंगी। डब्ल्यूबीसीज तो वैसे ही कैपिलरी से बाहर आ जाती हैं। एंड अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स आर कैरीड फॉरवर्ड थ्रू द एफरेंट आर्टरी। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे और जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के साथ साथ आरबीसीज हैं, सॉरी, वो बाहर आपका पास ऑन हो जाते हैं एफरेंट आर्टीरियोल से। अगेन ड्रॉ कर देते हैं, इफ एफरेंट आर्टीरियोल, अगेन यहाँ पे ग्लोमेरुलस, एंड जब एग्जिट हुई तो इफरेंट आर्टीरियोल, तो इफरेंट आर्टीरियोल में थिकर पार्ट आपका आगे पास ऑन हो जाता है, यही लिखा है। Thus the blood proceeding away from the glomerulus is relatively thick। जो ब्लड आपका यहां से आ रहा था उसकी विस्कोसिटी कम होगी, लेकिन जो ब्लड आपका आगे पास ऑन हो गया इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। दैट मीन्स ये थिक ज्यादा होगा। विस्कोसिटी मतलब कैसा है, गाढ़ापन कैसा है, तो ये थिक होगा जो आगे पास हो रहा होगा ब्लड, क्योंकि लिक्विड पार्ट तो आपका फिल्टर होके जो ज्यादा वैसा पार्ट था, प्लाज्मा वाला पार्ट, प्लाज्मा के जो लिक्विड पार्ट था, स्मॉल कंपोनेंट्स थे, वो पास ऑन होके रीनल ट्यूब्यूल में या नेफ्रॉन में चले गए थे। नेक्स्ट स्टेप क्या था? रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन किसका होगा? सेलेक्टिव चीजों का, जो ग्लूकोज है, जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, एसेंशियल प्रोटीन्स हैं, और बहुत सारा कंपोनेंट। अगर वाटर आपका बॉडी में कम है तो सारा कुछ रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट रीअब्सॉर्ब बहुत नहीं होता है। बहुत ही रेयर कंडीशन में होगी, जब कोई डिजीज हो गई होगी, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से लॉस हो रहा होगा, तो बिल्कुल पानी आपका बॉडी रीअब्सॉर्ब कर ले, तब आपका रीअब्सॉर्प्शन होता है नाइट्रोजनस रेट। अदरवाइज वेस्ट का नॉर्मल कंडीशन में तो रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है। तो सेलेक्टिव चीजें ही रीअब्सॉर्ब होती हैं, कहाँ पे होंगी? ब्लड में ही होंगी। तो हियर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंटरिंग द रीनल ट्यूब्यूल इज नॉट अ यूरिन। वो यूरिन नहीं है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्यों नहीं है, इसका भी रीजन पूछा जाता है। क्यों नहीं है, उसको हम लोग यूरिन क्यों नहीं बोलते? इट इज एन एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूजफुल मटेरियल प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग, अब इनके नाम लिखना आपको जरूरी है रीजन में, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स हैं लाइक सोडियम, साथ ही साथ कुछ प्रोटीन्स भी हैं एंड अमीनो एसिड्स। एज द फिल्ट्रेट पासेस डाउन द ट्यूब्यूल, मच ऑफ द वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। आपका बहुत सारा वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ऑलमोस्ट 2/3 वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। सपोज टोटल वाटर आपका 100% अगर
प्रेजेंट है 100%, मतलब अगर हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट किए तो इसका आपका 3 पार्ट में करेंगे तो ऑलमोस्ट 75% आपका रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक, 2/3 पार्ट, मोर देन 75% रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, मच ऑफ द वाटर इज रीअब्सॉर्ब टुगेदर विद द यूजफुल सब्सटेंस। यूजफुल सब्सटेंस भी रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, यहाँ पे यूजफुल सब्सटेंस पे फोकस करिएगा और उनके नाम लिखना कंपल्सरी है आंसर में। But their reabsorption by only the extent that normal concentration of the blood is not disturbed. तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस किस पे है कि ब्लड का जो नॉर्मल कंसंट्रेशन वो डिस्टर्ब ना हो। कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी की बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है तो उससे बोलते पानी पी लो, मिलावट हो जाएगी, ब्लड बढ़ जाएगा। नहीं, ब्लड का कंसंट्रेशन क्योंकि फिक्स है, ब्लड में कितना पानी होना चाहिए उसको कौन चेक करेगा? किडनी चेक करती है। और कितने अमीनो एसिड होने चाहिए, कितना आपका प्लाज्मा की प्रोटीन होने चाहिए, कितना आपका ग्लूकोज होना चाहिए, वो सब आपका काम चेक पॉइंट कौन कर रहा है? किडनी कर रही है। ग्लूकोज तो वैसे भी सारी सेल्स में चला जाता है, उसमें और भी हार्मोनल चेंजेस हैं। तो ब्लड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम किडनी का है। फिर वही चीज आपकी रीअब्सॉर्ब होंगी कि जिससे आपका ब्लड का कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, जिसको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन में अभी स्टडी करेंगे आगे, और हीमोस्टेसिस भी बोलते हैं, जो बॉडी का एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट है। तो हियर अगेन रीड दिस लाइन, by their reabsorption, but their reabsorption only the extent that normal concentration of the blood is not disturbed. अब ऐसा नहीं है कि पानी रीअब्सॉर्ब हो गया, पानी तब भी ज्यादा है तो और ज्यादा रीअब्सॉर्ब जाए, वेस्ट नहीं करने देंगे, जो ब्लड का डाइल्यूट हो जाएगा, नहीं ना। तो एक नॉर्मल कंसंट्रेशन तक ही रीअब्सॉर्प्शन होता है, क्योंकि सिलेक्टिव चीजों का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं। इसका भी क्वेश्चन आ चुका है। Why reabsorption in step of urine production, it is known as selective reabsorption. इसको यूरिन प्रोडक्शन में reabsorption का स्टेप है, उसको सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेलेक्टिव चीजें ही रीअब्सॉर्ब होती। ये डायग्राम में देखिएगा, रीअब्सॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, इस डायरेक्शन कहाँ पे है? कैपिलरी के साइड में है। दैट मीन्स जो ब्लड का कंपोनेंट था वो कैपिलरी में रीअब्सॉर्ब हो रहा है, सिलेक्टेड चीजें। और जब ट्यूबुलर थर्ड स्टेप पढ़ेंगे, ट्यूब की वॉल, तो ब्लड कैपिलरी किसके साइड में है? ट्यूब के साइड में है, तो ब्लड से डायरेक्टली ट्यूब में आए, हाँ जाते जाते ये भी ले जाओ। जैसे कोई वेस्ट जा रहा था या कोई बाजार जा रहा होता है तो आखिरी में याद आता है अच्छा ये भी रह गया, ये भी ले जाओ। तो यहाँ पे भी सेम है कि जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है उसकी चारों तरफ जो कैपिलरी है उससे कंपोनेंट डीसीटी में आएगा, डीसीटी की वॉल से इस कैविटी में आ जाएगा डीसीटी। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्योंकि ट्यूब की वॉल खुद सिक्रीट कर रही है जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो लास्ट स्टेप, tubular secretion. Certain substances like potassium ions in the normal course and a large number of foreign chemicals, जो drugs हो गई या आपके like penicillin हो गई, are passed into in the form of the urine in the distal convoluted tubule. DCT से ही पास हो जाते हैं डायरेक्टली। DCT की ट्यूब की वॉल ही खुद कैविटी में उनको रिलीज कर देती है, सिक्रीट कर देती है। This passage involves the activity of the cells of the tubular wall, क्योंकि यहाँ पे ट्यूब की वॉल ही आपकी रोल प्ले कर रही है। ट्यूब की वॉल है, वही सिक्रीट कर रही है उस सब्सटेंस को जो आगे आपका यूरिन से मिक्स हो जा रहा है, जो इसमें पोटेशियम के आयंस भी हैं, कुछ केमिकल्स हैं। डिटॉक्सिफाई होने के बाद जो भी वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको बाहर करना तो डायरेक्टली हो रहा है, ट्यूब की वॉल कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हियर द फिल्ट्रेट लेफ्ट आफ्टर रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब रीअब्सॉर्प्शन के बाद जो बचा कुचा है और ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद जो फिल्ट्रेट मिला उसको ही हम यूरिन बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑल दीज स्टेप्स जितने भी अभी हमने पढ़े, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, इन द यूरिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। तब में भाई कोई काम हो रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। हेंस द ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि एनर्जी में के प्रोड्यूस कैसे होती है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, वो स्टोर होती है एटीपी की मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो ऑक्सीजन डिमांड भी हाई होगी किडनी की। तो ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द किडनी 6 to 7 times higher than 6 to 7 times higher than what is required by the muscles. मसल्स से 6 से 7 टाइम और ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है किडनी को काम करने के लिए। अब यूरिन एक्सक्रीशन, लास्ट टॉपिक आज का।
यूरिन एक्सक्रीशन कैसे होता है? फाइनल यूरिन इज पासेस इनटू द कलेक्टिंग डक्ट to the pelvis and through the ureter into the urinary bladder by urethral peristalsis. Peristalsis वेवी कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, जिसकी वजह से यूरिन या फिर जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उससे आगे खाना पास होता है। उस चीज को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टालसिस? सी, waves of constriction in the uterus, contraction as well as relaxation, जिसकी वजह से यूरिन आगे पास होती है यूरिनरी ब्लैडर में एंड ग्रेविटी की वजह से भी। तो देखिए ये आपके यूरेटर है, यूरेटर में वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है, इसको हम लोग पेरिस्टालसिस बोलते हैं। अब कलेक्टिंग डक्ट में कौन ओपन हो रहे थे? बहुत सारे नेफ्रॉन के, डीसीटी। कलेक्टिंग डक्ट ने किसको ज्वाइन किया? फिर यहाँ पे आपके पेपिला होते हैं, पेपिला के बाद आपका पेल्विस रीजन आ रहा है, तो पेल्विस रीजन को ज्वाइन किया, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं पेल्विस रीजन किसका है? यूरेटर का है। फिर यूरेटर से यूरिन नीचे पास ऑन होती है और कंटिन्यूअसली पास ऑन होती है और स्टोर यहाँ पे हो रही होती है। जब ये पूरी तरह से फिल हो जाता है तब इसकी वॉल पे स्ट्रेच पड़ता है और न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं इसकी वॉल पे वो सिग्नल देते हैं ब्रेन को। तो हियर स्फिंक्टर मसल इज गिवन। यहाँ पे हम लोग ने स्फिंक्टर मसल को स्टडी किया था जो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फेज में रहती है। स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती है, जब सिग्नल मिलता है, जब पूरी तरह से ये फिल हो गया तो ये तब जाके ये रिलैक्स होते हैं और यूरिन बाहर पास होती है। सर्कुलर फॉर्म में मसल होती है, जैसे कि हमने बोला ना समोसे लेने जाओ चटनी होती है, ऊपर राउंड कलर की गिटिस लगा देते हैं, रबर बैंड लगा देते हैं, उसको आप ओपन करते हो तो बाहर निकल सकता है, इस तरह से खींच सकते हो। तो इसी तरह से ये आपकी सर्कुलर फॉर्म में मसल प्रेजेंट होती है। तो हियर लास्ट पॉइंट, यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से यूरिन बाहर आती है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या है? ये यूरेथ्रा प्रेजेंट है। यूरेथ्रा in in the penis in males and directly in the females. यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू होते हुए बाहर आता है, बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और फीमेल्स में डायरेक्टली ओपन हो जाता है बाय रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर मसल। ये जो मसल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट फेज में होती है, हमेशा बंद होती है। अगर ये ओपन होगी तो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर ही नहीं होगी, वो लगातार बाहर पास होगी। एक पाइप हमेशा वॉशरूम से कनेक्ट होगा ऐसा नहीं होता। तो रिलैक्सेशन होता है स्फिंक्टर मसल का, लोकेटेड एट द ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इनटू द यूरेथ्रा अंडर द इंपल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। जो यूरिन बाहर पास ऑन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। ठीक, यहाँ पे स्फिंक्टर मसल होती है, एक आपका जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है ये रिलैक्स हो जाती है, और दूसरी हमारे विल पावर पे होती है। दूसरी कब होती है? जब हमें भाई वॉशरूम पूछा किसी से या जाना है, तभी ये ओपन होगी और यूरिन पास होगी। और यूरिन के पास ऑन होने वाले प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन, यूरिनेशन या फिर मिक्चुरेशन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।